और आज अपन डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्लीप डिसऑर्डर। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। तो स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एम्स एग्जाम और अदर जो भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि स्लीप के रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, उनको कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या उनमें सिम्टम हो सकते हैं, उसके अलावा क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वो सारा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक जो स्लिप का साइकिल होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज अपन बात करेंगे स्लिप के डिसऑर्डर की। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से कि स्लिप डिसऑर्डर होते क्या है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें स्लिप डिसऑर्डर की, तो स्लिप डिसऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग है कि एक पर्सन है, नॉर्मल कोई भी पर्सन, वो बेसिकली अगर अपन कैलकुलेट करें कि आपके पास 24 आवर्स है वन डे में, और इन 24 आवर्स में आप अगर पर डे 10 आवर्स आप अगर स्लिप ले रहे हो, आपका नॉर्मल यूजुअल टाइम आपने रखा है 10 आवर्स, तो रिमेनिंग जो आवर्स है 14 आवर्स इस टाइम पर्सन क्या है, स्लिप में है। तो रिमेनिंग आवर्स पर्सन क्या होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। अब अगर ये जो 14 आवर है इसमें अगर किसी टाइप की कोई भी कमी या फिर कोई ज्यादा इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर पर्सन की कॉन्शियस अवेयरनेस जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सन का स्लिप डिसऑर्डर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पर्सन रात को 10 बजे 10 घंटे सोता है और दिन के अंदर क्या कर लेता है और +5 आवर्स दिन में और सो जाता है। अब अगर आप 10 घंटे रात में और 5 घंटे दिन में सोओगे तो टोटल कितने हो गए, ये 15 आवर्स। तो 15 आवर्स, तो ये इधर 14 आवर्स थे, इसकी जगह कितना रह जाएगा, 9 आवर्स, और आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे पर्सन का क्या हो जाएगा, स्लिप का डिसऑर्डर हो जाएगा। तो यही है स्लिप डिसऑर्डर कि किसी भी टाइप से पर्सन की अगर कॉन्शियस अवेयरनेस है उसमें अगर कमी आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लिप डिसऑर्डर। तो स्लिप डिसऑर्डर क्या हो गया, स्लिप डिसऑर्डर आर द फिजियोलॉजिकल reversible reduction in conscious awareness। जो पर्सन की कॉन्शियस अवेयरनेस है उसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, वो है रिवर्सिबल। जो ये कम रिडक्शन हो रहा है वो क्या रहता है, हमेशा रिवर्सिबल है, हम चाहे तो उसको वापस सही कर सकते हैं। तो स्लिप डिसऑर्डर ऐसे नहीं कि वापस कभी परमानेंट हो जाते हैं, ठीक होते नहीं, उनको अपन कर सकते हैं। ये क्या है, रिवर्सिबल है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्शियस अवेयरनेस में जो रिडक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लिप डिसऑर्डर। अब बात करें स्लिप डिसऑर्डर के टाइप्स। तो टाइप को यहाँ पे अपन टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट ऐसे डिसऑर्डर जिसको अपन बोलेंगे ए डिसोम्निया और बी पैरासोम्निया। फर्स्ट है अपना डिसोम्निया और दूसरा है अपना पैरासोम्निया। बात करें डिसोम्निया की, तो डिस का मीन्स होता है डिफिकल्टी और सोम्निया मीन्स स्लिप। तो यहाँ पे पर्सन को क्या होगा, स्लिप के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसको, या तो डिफिकल्टी होगी, डिस्टरबेंस होगा उसको, तो उस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिसोम्निया। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टरबेंस इन, यहाँ पे क्या रहेगा पर्सन, डिस्टरबेंस इन स्लिप। और बात करें पैरासोम्निया की, तो पैरा का मीन्स होता है एबनॉर्मल, पैरा मीन्स होता है एबनॉर्मल और सोम्निया मीन्स आपका स्लिप। तो यहाँ पे पर्सन को नींद तो आएगी पर उसका पैटर्न क्या रहेगा, अबनॉर्मल पैटर्न के तरीके से नींद आएगी। पर्सन सो रहा है बट उसका पैटर्न एबनॉर्मल है। फॉर एग्जांपल नींद में चल रहा है, नींद में बातें कर रहा है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पैरासोम्निया। तो इनको हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन कि क्या होता है डिसोम्निया और क्या होता है आपका पैरासोम्निया। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला डिसोम्निया से। फर्स्ट अपन देखते हैं डिसोम्निया। फर्स्ट डिसऑर्डर है अपना डिसोम्निया। और डिसोम्निया के अंदर जो मेन डिसऑर्डर होंगे उनको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंसोम्निया,
हाइपरसोमनिया और डिस्टरबेंस इन स्लीप वेक साइकिल। 3 टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं आपके डिसोमनिया के अंदर। फर्स्ट है आपका इंसोमनिया, सेकंड है आपका हाइपरसोमनिया और थर्ड है अपना डिस्टरबेंस इन स्लीप वेक साइकिल। तो 1 बाय 1 अपन देखेंगे। पहला देखेंगे इंसोमनिया, फिर देखेंगे अपन हाइपरसोमनिया और लास्ट देखेंगे अपन डिस्टरबेंस इन स्लीप वेक साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला इंसोमनिया से। क्या होता है इंसोमनिया? इंसोमनिया इंसोमनिया का हिंदी में मीनिंग अगर अपन देखें तो वो है नींद नहीं आना। इंसोमनिया क्या है? नींद नहीं आना। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इंसोमनिया। तो नींद नहीं आना का मीन्स है यहाँ पे क्या रहता है, पर्सन को नाइट के अंदर या तो उसको नींद इनिशिएट नहीं कर पाता है वो, और अगर एक बार इनिशिएट करेगा तो उसको कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब अपन स्लीप साइकिल पढ़ेंगे तब ये वहाँ क्लियर करेंगे कि कैसे इनिशिएशन होता है और कैसे उसको मेंटेनेंस करना होता है। स्लीप की 2 मेन जो याद रखना है आपको, एक इनिशिएशन फेज आती है जब इनिशिएट करते हैं नींद को अपन, स्टार्टिंग के फेज, और फिर उसको कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक अपने को क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे पर्सन या तो इनिशिएट नहीं कर पाएगा, और इनिशिएट नहीं होगा तो मेंटेन आगे करने की प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और अगर इनिशिएट कर लिया लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, आप इनिशिएट किया फिर नींद उड़ गई, इनिशिएट किया फिर नींद उड़ गई, तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इंसोमनिया। तो इंसोमनिया क्या है यहाँ पे? इंसोमनिया इज डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन और मेंटेनेंस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। और स्पेसिफिकली ये जो देखने को मिलेगा ओल्ड पर्सन में ज्यादा देखने को मिलेगा, मोस्टली किसमें देखने को मिलेगा? ओल्ड पर्सन, और स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग जो आवर होता है, नाइट टाइम तो है ही लेकिन नाइट में भी स्पेसिफिक अर्ली मॉर्निंग टाइम पर्सन जो है वो बहुत 2-3 बजे जल्दी उठ जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो याद रखना है अपने को ओल्ड पर्सन में, और प्लस आपको याद रखना है अर्ली मॉर्निंग में ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो यार ये है इंसोमनिया की। इंसोमनिया क्या है? डिफिकल्टी या यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन इनिशिएट नहीं कर पा रहा है या मेंटेन नहीं कर पा रहा है, स्पेसिफिकली सीन इन ओल्ड पर्सन, और इट मे बी स्पेसिफिकली सीन इन अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट अपन बात करें इसके कोज। इंसोमनिया के क्या कोज हो सकते हैं? कोज की बात करें, इंसोमनिया के कोई ऐसे स्पेसिफिक कोज नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल से कोज हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे अपन बात करें कोई भी मेडिकल इलनेस, पर्सन को किसी टाइप की कोई मेडिकल इलनेस है, फॉर एग्जांपल पर्सन को फीवर आ रखा है, पर्सन का पैर फ्रैक्चर हो रखा है, या और इसी टाइप की कोई भी मेडिकल इलनेस है, तो मेडिकल इल है पर्सन, उस कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा या फीवर आ रहा है तो पर्सन इरिटेट होगा, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, और उस कंडीशन में पर्सन को नींद नहीं आएगी तो पर्सन को क्या हो जाएगा? इंसोमनिया। तो कोई भी मेडिकल इलनेस हो सकती है, कोई भी साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है, साइकेट्रिक इलनेस, कोई भी सब्सटेंस यूज या जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजर हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पर्सन सब्सटेंस यूज करता है, फॉर एग्जांपल ड्रग लेता है, अल्कोहल पीता है, इस टाइप की कोई भी कंडीशन है तो वहां पे भी आपको इंसोमनिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पर्सन को क्या हो सकता है? सोशल कोज, फॉर एग्जांपल पर्सन इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है, गरीब आदमी है, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, पर्सन के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उस सारी कंडीशन में क्या होता है? पर्सन इजीली स्लीप इनिशिएट नहीं कर पाएगा, वहां पे सो नहीं पाएगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए नहीं है, भूख है, सोने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो पर्सन को नींद नहीं होगी और पर्सन को क्या हो जाएगा? इंसोमनिया। तो सोशल कोज हो सकते हैं, इट मे भी कुछ बिहेवियरल कोज हो सकते हैं, बिहेवियरल कोज, कुछ ऐसा बिहेवियर होता है पर्सन का जिसके वजह से क्या होता है? पर्सन को
ये सारी कंडीशन इंसोम्निया हो सकता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है सोने से पहले उनको चाय पीने की आदत होती है, जस्ट पहले नींद लेने से जस्ट पहले वो चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो अगर कोई पर्सन अगर सोने से जस्ट पहले टी या कॉफ़ी पिएगा तो टी कॉफ़ी के अंदर होता है आपका कैफीन, और उसकी वजह से पर्सन का सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएगा और पर्सन को नींद नहीं आएगी। तो वो एक बिहेवियरल कॉज हो सकता है। कुछ लोगों का बिहेवियर होता है कि उनको दिन में सोना होता है। अगर आप दिन में 3-4 घंटे सो जाओगे तो रात में इजीली आप सो नहीं पाओगे, आपको नींद नहीं आएगी, तो फिर से इंसोम्निया हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि लेट नाइट तक टीवी देखना, लैपटॉप यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करना, तो उनकी वजह से भी जो आपकी जो पीनियल ग्लैंड है मेन, जो आपका स्लिप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है, वो स्टिमुलेट रहेगी और उसकी वजह से पर्सन को नींद नहीं आएगी। तो ये सारे बिहेवियरल कोज भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, इंसोम्निया कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए इसके कोज। बात करें इंसोम्निया का मैनेजमेंट, तो मैनेज करना इसको बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जितने भी कोज हैं उन सबको अगर अपन ट्रीट करेंगे, यहाँ पे एक और कोज अपन बात कर सकते हैं, वो है पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ स्लिप। स्लिप के दौरान जैसे ही आप बेड के ऊपर जाते हो, जैसे ही आप रेस्ट करना स्टार्ट करते हो, नींद इनिशिएट करना स्टार्ट करते हो, और बॉडी के अंदर क्या होने लग जाते हैं, पीरियोडिक मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर जो दो सिंड्रोम है उनको अपन बोलते हैं पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ PMLS। एक तो आपका पीरियोडिक लेग मूवमेंट सिंड्रोम है, और दूसरा जो आपका है इसके अंदर एक बॉम्ब सिंड्रोम जिसको अपन बोलते हैं। तो उन दोनों के बारे में अपन देखते हैं। तो ये आपका पीरियोडिक मूवमेंट या पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ स्लिप, इसके अंदर दो पार्ट है, ऊपर लिखता हूं इसके कोज। इसके अंदर दो है, पहला है पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं PLMS, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर या सिंड्रोम आप बोल सकते हो इसको। और दूसरा है इसके अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, या इसको अपन बोलते हैं इकबॉम सिंड्रोम। तो ये दोनों जो सिंड्रोम है बेसिकली, ये दोनों क्या है, पर्सन को विदाउट एनी बॉडी में किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैथोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, पैरों के अंदर मूवमेंट हो रहा है। जो पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट है इसमें क्या होगा, जो पर्सन का जो पर्सन को क्या होगी, बार बार क्रेविंग होगी, इच्छा होगी कि वो अपने पैरों को क्या करे, मूव करे। और जब बार बार क्रेविंग होगी, आपकी बार बार इच्छा होगी, तो पर्सन बार बार पैरों क्या करता रहेगा, मूव करेगा, और उसकी वजह से उसके लिम्ब कंटिन्यूसली पीरियोडिक मूवमेंट करते रहेंगे। और जब लिम्ब पीरियोडिकली मूवमेंट करेंगे तो उसकी वजह से पर्सन को नींद नहीं आएगी। और दूसरा है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या इकबॉम सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिकली सीवियर पेन होता है पैरों के अंदर, और स्पेसिफिकली इन काफ मसल सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से पेन होगा, और पेन होगा तो पर्सन के पैर मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो फिर से पर्सन को नींद नहीं आएगी। तो ये दोनों किस टाइप का डिसऑर्डर है, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से भी आपको पर्सन को क्या हो सकता है, इंसोम्निया देखने को मिल सकता है। तो ये सारे थे इसके कोर्स के बाद है इसका मैनेजमेंट। तो इसको मैनेज करना बहुत ही इजी है। पहला जो मैनेजमेंट होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू कोज। जो भी कोज है आप उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट कर सकते। जैसे मेडिकल इलनेस है, आप उसको ट्रीट करो, पेशेंट का इंसोम्निया ट्रीट हो जाएगा। किसी भी टाइप का साइकेट्रिक इलनेस है उसको ट्रीट करो, या फिर किसी टाइप का सब्सटेंस अब्यूज है उसको ट्रीट कर दो। सोशल कंडीशन सही नहीं है, आप उसके लिए काम करो, सोशल कंडीशन इंप्रूव होगी तो पर्सन ऑटोमेटिकली इंसोम्निया ठीक हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पर्सन का जो बिहेवियर था उसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जैसे पर्सन अगर दिन में सोता है, डे टाइम स्लीपिंग करता है, तो दिन में मत सोने दो उसको। पर्सन को चाय कॉफ़ी पीने की आदत है तो चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी है इवनिंग टाइम में। उसके अलावा अगर पर्सन को मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, टीवी ज़्यादा देखता है, तो लेट नाइट टीवी मोबाइल यूज़ नहीं करना है। वो सारा बिहेवियर अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिकली इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज बिफोर बेड।
पर्सन बेड पे जाने से पहले आप क्या करो, उसको एक्सरसाइज करा दो थोड़ी सी। जब एक्सरसाइज कराएंगे तो पर्सन को थकान आएगी, और थकान आएगी तो इजीली क्या हो सकता है, पर्सन को नींद आएगी। तो एक्सरसाइज करा सकते हो, पर ध्यान रखना है एक्सरसाइज का जो कंडीशन है वो सिर्फ एडल्ट पर्सन में ही करना है। ओल्ड एज में आपको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवानी है, नहीं तो और अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके अलावा जो फ्लूइड और डाइट है, फ्लूइड इनटेक, जो फ्लूइड इनटेक है वो इवनिंग टाइम में या सोते टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सो रहे हैं तो पूरा एक साथ पानी पी के सो गए। अगर आपने ज़्यादा पानी पिया एक साथ इवनिंग शाम के टाइम सोते टाइम, तो बार बार यूरिनेशन होगा और उसकी वजह से स्लिप ब्रेक होगी और इंसोम्निया हो जाएगा। तो फ्लूइड इनटेक को क्या रखना है, नॉर्मल या जितना चाहिए एडिक्वेट होना चाहिए। हाई अमाउंट में ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ट्राई कि जितना कम हो सके उतना पानी पिए। तो इसका भी ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का, फ्लूइड इनटेक। और जो आपका खाना है, डाइट भी उस टाइम नॉर्मली लेनी है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है शाम के टाइम में। तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा पर्सन का जो इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल एंड कूल इन्वायरमेंट। आप पर्सन का इन्वायरमेंट कूल रखो, कंफर्टेबल रखो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हो, पहली बार नई जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे एडजस्ट करने में, नींद आने में आपको टाइम लगती है। ऐसा नहीं कि जाते आप आराम से मस्त सो जाते हो, उसमें 2-4 दिन लगते हैं आपको एडजस्ट होने में। तो वही चीज़ है, आप कंफर्टेबल उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ तो चांसेज है कि जल्दी से इंसोम्निया ट्रीट हो जाएगा। तो उसको इन्वायरमेंट भी थोड़ा कोल्ड रखना है। ज़्यादा अगर गर्मी है तो पर्सन को नींद आने में प्रॉब्लम होगी। तो इन सारे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इंसोम्निया को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये पहला था अपना डिसऑर्डर इंसोम्निया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें अपन ड्रग ऑफ चॉइस की, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो अपन यूज करते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग यूज करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, और उसमें स्पेसिफिकली ड्रग ऑफ चॉइस है अल्प्राजोलाम जो ड्रग है वो हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी एंटी एंजाइटी ड्रग या जो बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग या अल्प्राजोलाम ड्रग है, ये ड्रग कभी भी पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे नहीं देनी चाहिए। ओनली एंड ओनली इमरजेंसी कंडीशन, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, आप बहुत प्रॉब्लम है, तभी यूज करनी है। कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे एंटी एंजाइटी या बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि इन ड्रग की डिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाती है, और डिपेंडेंसी की वजह से फिर पर्सन को विदाउट ड्रग कभी भी नींद नहीं आएगी। तो हमें ये ड्रग मैक्सिमम चांस में अवॉइड करनी चाहिए। दूसरे जो मेजर है वो यूज करके कोशिश करनी चाहिए कि नींद आ जाए, ड्रग की जरूरत नहीं पड़े। तो ये था इंसोम्निया, पहला डिसऑर्डर। अब अपन बात करते हैं सेकंड जो डिसऑर्डर था, जिसको अपन ने नाम दिया हाइपरसोम्निया, या जिसको अपन बोलते हैं हाइपरसोम्निया। बात करें हाइपरसोम्निया की, तो इसको अपन कभी कभी बोलते हैं सोमनोलेंस भी बोला जाता है। सोमनोलेंस का मीनिंग होता है, या हाइपरसोम्निया का मीनिंग होता है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग। यहाँ पे स्पेसिफिकली याद रखना है कि हाइपरसोम्निया या सोमनोलेंस का मीनिंग है दिन के अंदर बहुत ज्यादा नींद आना, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोम्निया। अगर कोई पर्सन है जो रात में आके बोलता है बहुत अच्छी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है रात को, तो रात में नींद आना अच्छी बात है, वो कोई डिसऑर्डर नहीं है। बट अगर कोई पर्सन आके आपको बोले कि मुझे रात में नींद नहीं आती है लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो दिन में अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही तो किसका डिसऑर्डर है, हाइपरसोम्निया का। बात करें इसके कोज, क्या इसके हाइपरसोम्निया के कोज हो सकते हैं। कोज की बात करें तो सबसे पहला जो कोज है इसके अंदर वो है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी पे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नार्कोलेप्सी क्या होता है। तो नार्कोलेप्सी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, नार्कोलेप्सी का मीनिंग है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, ऊपर आप देखोगे यहाँ पे जो पहला वर्ड ऊपर जो है वो है कि बहुत ज्यादा उसको नींद आ रही है, उसको हमने क्या बोला, सोमनोलेंस या हाइपरसोम्निया। लेकिन यहाँ वर्ड यूज किया है स्लीपीनेस। स्लीपीनेस की बात करें तो स्लीपीनेस का बेसिक मीनिंग है नींद की फीलिंग आना, या जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा
हिंदी में जो फीलिंग वाली बात है, बहुत नींद आ रही है, बहुत मुश्किल से बैठा है, बाकी नींद तो बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद की फीलिंग्स आना ब्रेन में, या झोंके आना, झपकी आना, वो जो चीज़ें हैं वो क्या है, नार्कोलेप्सी के अंदर है। और इसके अंदर अपन बात करें डे टाइम स्लीपीनेस करेक्टराइज्ड बाई इसमें 3 सिम्टम है जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। वो है, फर्स्ट याद रखना है स्लीप अटैक, स्लीप एपनिया, characterized by sleep attack, sleep apnea, and third is catalepsy। 3 चीज जो है यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। यहाँ पे 3 सिम्टम्स जो यहाँ अपन ने लिखे वो है स्लीप अटैक, केटालेप्सी एंड स्लीप एपनिया नहीं है, बेसिकली इसकी जगह है स्लीप अटैक, केटालेप्सी एंड एक और होता है, इसको अपन बोलते हैं स्लीप पैरालाइसिस और स्लीप पैरालाइसिस। तो ये 3 चीज जो आपको याद रखनी है, स्लीप अटैक, स्लीप पैरालाइसिस और ये भी केटाप्लेक्सी है, इट्स नॉट लेप्सी, प्लेक्सी। तो 3 सिम्टम, स्लीप अटैक का मीन से बार बार नींद की झपकी लेना, वो है आपका स्लीप अटैक, बार बार झपकी लेने को अपन क्या बोलेंगे, स्लीप अटैक। स्लीप पैरालाइसिस ऐसी कंडीशन है जब पर्सन को देखोगे आप तो पर्सन पूरी तरह से बेड में कॉन्शियस है, जगा हुआ है, लेकिन आप उसको उठा रहे हो तो उठ नहीं रहा है। बस जैसे आप अर्ली मॉर्निंग में देखते हो, आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो, मम्मी आवाज़ देती है तो बोले मैं तो उठा हुआ हूँ, लेकिन आप बेड से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो वो कंडीशन क्या होती है कि पर्सन कॉन्शियस बट अनएबल टू मूव फ्रॉम बेड इज नॉन एज स्लीप पैरालिसिस। और लास्ट है केटाप्लेक्सी का मीनिंग होता है सडन लॉस ऑफ मसल टोन। पर्सन की मसल टोन अगर सडनली लॉस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, केटाप्लेक्सी। और अगर आप मसल टोन लॉस हो जाएगी तो पर्सन नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरेगा तो बाद में उसको नींद आएगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, केटाप्लेक्सी। तो याद रखना ये लेप्सी वर्ड अलग है, केटालेप्सी का मीनिंग होता है इंक्रीज मसल टोन, वो डिफरेंट कंडीशन है, और केटाप्लेक्सी का मीनिंग होता है सडन लॉस ऑफ मसल टोन। तो ये 3 सिम्टम याद रखना है किसके अंदर, आपको नार्कोलेप्सी के अंदर। एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि नार्कोलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, उसमें 3 दिए होते हैं, स्लीप अटैक, स्लीप पैरालिसिस, केटालेप्सी, और इसकी जगह केटाप्लेक्सी, और एक और उसकी जगह दूसरा केटालेप्सी दिया होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें प्रेजेंट होता है और कौन सा नहीं होता है। तो ये 3 सिम्टम याद रखने हैं आपको नार्कोलेप्सी के अंदर। तो ये पहला कोज है आपका हाइपरसोमनिया का, वो है नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड कोज की, ये हो गया फर्स्ट कोज हो गया नार्कोलेप्सी, सेकंड कोज हो गया आपका स्लीप एपनिया, और थर्ड कोज हो गया क्लेन-लेविन सिंड्रोम। 3 कोज हैं इसके यहाँ पे। पहला है नार्कोलेप्सी जो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया। स्लीप एपनिया एक कंडीशन है जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी ओबेसिटी वाले पर्सन में। ओबेसिटी वाले पर्सन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा ओबेस पर्सन, वो जब सोते हैं तो उनका जो विंड पाइप या आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो थोड़ा नेरो हो जाता है ड्यू टू हैवी या ओबेसिटी की वजह से, और वो डायफ्राम भी प्रॉपर मूव नहीं करता है उनका, तो उसकी वजह से उनको बार बार ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, एपनिया होता है, और उनकी कंडीशन को अपन बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि स्लीप एपनिया मोस्टली कौन से पर्सन में देखने को मिलता है, तो आंसर होगा ओबेसिटी वाले पर्सन में। और स्लीप एपनिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन यूज करनी चाहिए, उससे थोड़ा क्या रहता है, पर्सन को इजी रहता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक स्लीप एपनिया का पर्सन है, उसको हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो आंसर होगा साइड लाइन पोजीशन आप यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट द एपनिया ऑफ द स्लीप एपनिया पेशेंट। नेक्स्ट है क्लेन-लेविन सिंड्रोम, या इसको अपन बोलते हैं स्लीप ब्यूटी सिंड्रोम। ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं, ये जो कंडीशन है ये है क्लेन-लेविन सिंड्रोम इज द एपिसोडिक स्लीप।
ऐसे लोग जो एपिसोड में सोते हैं, जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक कंटिन्यूसली सोते रहते हैं, तो ऐसे एपिसोड में सोने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? 10-11 सिंड्रोम, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक स्लीप। इसके अंदर एपिसोडिक स्लीप, हाइपरसोम्निया और कुछ अदर सिम्टम आपको बाद में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हाइपर सेक्सुअल हो जाएगा पर्सन, और उसके साथ में उसको एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा होगी, तो एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा उसको भूख लगेगी पर्सन को। तो वो 3 वो अदर कंडीशन, बट हमें यहाँ याद रखना है यहाँ पर मेन क्या होगा? हाइपरसोम्निया। और एपिसोड में आपको नींद देखने को मिलेगी 2 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूसली सोएगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? क्लेन-लेविन सिंड्रोम। तो ये मेन कॉज है आपके सारे हाइपरसोम्निया के। और बात करें हाइपरसोम्निया के मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे बेसिकली मेन जो प्रॉब्लम है वो है डे टाइम स्लीपिंग। तो हमें कोशिश करनी है कि पर्सन को दिन में सोने नहीं देना है, उसको काम में बिजी रखना है। अगर आप जितना उसको बिजी रखेंगे उतना ही वो नहीं सोएगा, और जितना ज़्यादा काम दिन में करेगा उतना ही अच्छा वो रात में सो पाएगा। तो ट्राई करना है कि दिन में नहीं सोए, और दिन में नहीं सोएगा तो रात में वो इजीली क्या करेगा? सो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ पर्सन का बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ये था सेकंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट थर्ड डिसऑर्डर की बात करें, हाइपरसोम्निया हो गया। थर्ड जो डिसऑर्डर था, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक साइकिल, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस। तो नॉर्मली आप देखते हो जब आप मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे एक स्लीप वेक साइकिल होती है जो अपनी नींद को मेंटेन करने का काम करती है। थ्रू पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करवाती है, मेलाटोनिन हार्मोन, और उससे से अपना स्लीप रेगुलेट होता है, या बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू। तो अगर उसमें किसी टाइप का डिस्टर्बेंस हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसके अंदर क्या होगा? पर्सन इज अनएबल टू स्लीप when he or she wishes। पर्सन जब चाहता है तब वो नहीं सो पाता है, लेकिन जब वो नहीं चाहता है तब उसको इजीली नींद आती है। जैसे इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप के जो पर्सन होते हैं वो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा वो मिलेगा शिफ्ट ड्यूटी वाले पर्सन, शिफ्ट ड्यूटी और नाइट ड्यूटी वाले पर्सन। शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, कोई मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो 7 बजे, इवनिंग शिफ्ट में कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, नाइट शिफ्ट में पूरी रात भर जग रहे हो, दिन में सोने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में जब आप नाइट ड्यूटी जाओगे तो वहाँ आप चाहते हो कि मैं नहीं सोऊं, लेकिन वहाँ नींद आती है क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब हम घर पे आते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नाइट ड्यूटी करके, और हम चाहते हैं कि अब सो जाए, लेकिन वहाँ इजीली नींद नहीं आ पाती है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी उस टाइम मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं करती क्योंकि डार्कनेस नहीं होता है। अदर बहुत सारे आउटसाइड के प्रॉब्लम्स भी, साउंड और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इजीली अच्छी जो नींद नाइट में आती है वैसे दिन में नहीं आ सकती। तो शिफ्ट ड्यूटी वाला कोड हो सकता है, या फिर एक होता है जेट लेग। जेट लेग की बात करें, जेट लेग एक ऐसी कंडीशन है, ऐसे पर्सन जो फ्लाइट के अंदर कंटिन्यूसली रेगुलरली ट्रेवल करते हैं, और स्पेसिफिकली जो एयर हॉस्टेज होते हैं उनमें वो लोग कंटिन्यूसली फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, और स्पेसिफिकली इंटरनेशनल फ्लाइट जहाँ पर टाइम जोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी टाइम जोन में 12 आवर्स का डिफरेंस है, यहाँ 10 AM को आपने फ्लाइट लिया, और आगे जब जिस कंट्री में आप पहुँच रहे हो वहाँ 12 आवर का डिफरेंस है, वहाँ पे अभी 10 AM के टाइम वहाँ हो रहा है 10 PM। आपने यहाँ से लिया, 12 आवर आपको फ्लाइट में जाने में लगा, तो 12 आवर के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि होना क्या चाहिए? 10 PM होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब आप 12 आवर बाद पहुंचोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 AM। और जब आप सुबह यहाँ से निकले तब भी सुबह था, और यहाँ पहुंचे तो भी क्या हो रहा है? सुबह हो रहा है। तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती ऐसी कंडीशन में, और उनमें ऐसी क्या हो जाती है? स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और इसका मैनेजमेंट जो है वो एक ही है, जितना पॉसिबल हो उतना इस हावर्स को हम रिड्यूस करें। शिफ्ट ड्यूटी या जो जेट लेग वाली कंडीशन है उसको जितना रिड्यूस करेंगे उतना ही पर्सन क्या कर पाएगा? अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। तो ये है डिस्टर्बेंस इन स्लीप वेक साइकिल। नेक्स्ट जो अपन बात करें, जो तीन फर्स्ट टाइप का जो अपन ने देखा था डिसोम्निया, उसके 3 डिसऑर्डर थे, तीनों कंप्लीट हो गए आपके, इनसोम्निया, हाइपरसोम्निया और डिस्टर्बेंस इन स्लीप वेक साइकिल। अब जो अपना सेकंड पार्ट था बी, ए था डिसोम्निया और दूसरा था पैरासोम्निया। तो पैरासोम्निया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन
नींद आ रही है बट एबनॉर्मल तरीके से नींद आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन नींद में चल रहा है, सोमनाबुलिज्म, स्लिप वॉकिंग, नींद में चलना क्या कहलाएगा? सोमनाबुलिज्म। तो नींद आ रही है, पर्सन सो रहा है बट नींद में चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनाबुलिज्म। सोमनिलोकी, बहुत बार देखते हो आप, स्लिप इसको बोलते हैं स्लिप टॉकिंग, पर्सन नींद में सोते सोते बातें कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सोमनिलोकी। उसके अलावा ब्रुक्सिज्म, ब्रुक्सिज्म का मीन्स होता है दांत पीसना, टूथ ग्राइंडिंग जो करता है पर्सन नींद में सोते सोते, अपने अपर जो है उसको लोअर जॉ पे बार बार ग्राइंडिंग करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रुक्सिज्म, टूथ ग्राइंडिंग। उसके अलावा नॉक्चूरिया, नाइट जो बेड वेटिंग करना, नाइट में बेड के ऊपर यूरिन पास करना, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? नॉक्चूरिया। और स्पेसिफिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नॉक्चूरिया। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेट एट नाइट, बेड के ऊपर पर्सन क्या करेगा? बार बार यूरिन करेगा। और लास्ट कंडीशन हो सकती है नाइट टेरर ऐसी कंडीशन जहाँ पे फियरफुल कंडीशन होती है, पर्सन डर जाता है नाइट में सोते सोते, नींद आ रही है लेकिन डर रहा है, जैसे भूत वाले सपने कुछ ऐसी कंडीशन देख रहा है, तो फियरफुल जो कंडीशन है, फियरफुल स्लिप, वो कंडीशन क्या कहलाती है? नाइट टेरर। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? पैरासोमनिया का मीनिंग क्या था? पैरा मीन्स अबनॉर्मल और सोमनिया मीन्स स्लिप। तो एबनॉर्मल स्लिप को हम क्या बोलते हैं? पैरासोमनिया। तो ये सारी कंडीशन जो अभी तक अपन ने देखा, ये सारे स्लिप के डिसऑर्डर थे। पहला अपन ने देखा डिसोमनिया, सेकंड पार्ट पैरासोमनिया। डिसोमनिया में 3 डिसऑर्डर देखे, इंसोमनिया, हाइपरसोमनिया एंड डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक साइकिल। पैरासोमनिया के अंदर सोमनाबुलिज्म, सोमनिलोकी, नाइट टेरर, उसके अलावा ब्रुक्सिज्म और आपका नॉक्चूरिया। तो इन सारी कंडीशन को अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्लीप डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा इन्वेस्टिगेशन है, किसके थ्रू हम पर्सन के स्लीप डिसऑर्डर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्लीप डिसऑर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा डिसऑर्डर इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं, तो आंसर होगा पॉलीसोमनोग्राफी। Polysomnography is the test which is used to identify this, investigate the sleep disorder. यहाँ पे पोली का मीन्स होता है मल्टीपल, सोमनो मीन्स स्लिप और ग्राफी मीन्स ग्राफिकल। तो जब स्लिप का मल्टीपल तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलीसोमनोग्राफी। और इस मल्टीपल तरीके के अंदर जो ग्राफिकल आते हैं इसमें अपन यूज करते हैं आपका ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईओजी, इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और सम टाइम यूज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मोस्टली ये अपन यूज करते हैं इस टेस्ट के दौरान, ईईजी, ईओजी, ईएमजी एंड ईसीजी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पोलीसोमनोग्राफी में सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट, और ये चारों ऑप्शन में दिए होते हैं, तो यहाँ पे आपको मोस्टली ये 3 तो याद रखने ही है। अगर ये चारों ऑप्शन में दिए हुए तो एक्सेप्ट में आपको आंसर क्या देना है? ईसीजी। ईसीजी इज नॉट द इम्पोर्टेंट, अदर 3 आर मेन सिम्टम्स जो अपन पॉलीसोमनोग्राफी में रिकॉर्ड करते हैं। अब इस टेस्ट के दौरान क्या होगा, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम जब स्लिप साइकिल पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी। तो स्लिप साइकिल को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक ये स्लिप से रिलेटेड जो डिसऑर्डर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इसमें किसी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।